भी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार, सुबह की नमस्ते। मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ आपकी 7वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट लेकर, और हमारी वर्कशीट नंबर है 10 और पाठ हमें पढ़ना है हिमालय की बेटियाँ। इससे पहले भी हम उसका एक भाग पढ़ चुके हैं जिसमें उन्होंने नदियों को माँ भी कहा है, बेटी भी कहा है, बहन भी कहा है, मौसी भी कहा है, दादी भी कहा है और हिमालय की बेटियाँ कहा है। तो हमने जाना कि नदियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है इससे पहले वाले गद्यांश में, जो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। और हमारी तारीख है 29/10/2020। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बिना देर किए हम आगे लेखक नागार्जुन हिमालय की बेटियां पाठ में और क्या कहता है इस गद्यांश के माध्यम से, आइए हम पढ़ते हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में से अगर हम प्रेयसी यानी प्रेमिका, जिसे हम प्रेम करते हैं, की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग तिब्बत में एक जगह है की बात है। मन उचट गया, तबीयत ढीली थी, सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी देर में ही उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं काका कालेलकर कौन हैं जिन्होंने नदियों को लोक माता कहा है। तो काका कालेलकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, उनका नाम है दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, प्रसिद्ध भारत के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री यानी एजुकेशनिस्ट और पत्रकार यानी कि जर्नलिस्ट और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, यानी स्वतंत्रता के आंदोलन में उनका भी योगदान रहा। तो काका साहेब कालेलकर ने गुजराती और हिंदी में कहानी यानी साहित्य रचना की। उन्होंने हिंदी की महान सेवा की, हिंदी को महत्व दिया, हिंदी को बढ़ावा दिया और हिंदी की सेवा भी की। तो काका कालेलकर के बारे में हमने जान लिया है। अब आगे देखिए लेखक क्या कह रहा है कि अगर हम इन्हें माता बनने से पहले बेटियों के रूप में देखें तो क्या बुराई है। कि भाई नदियों को अगर माता कहते हैं तो वे बेटी भी हो सकती हैं। और अगर हम माने कि हमारी प्रेमिका जैसी हैं, जो जिसमें जल में हम नहाकर एक शीतलता हमारे पूरे शरीर और मन को प्रदान होती है, तो कैसा रहेगा एक प्रेमिका, यानी कि एक जिसे हम अंग्रेजी में आप लोग लवर कह देते हैं, लेकिन प्रेयसी का भाव बहुत ऊंचा है। ममता एक और भी धागा है ममता का, जिसे हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है। तो लेखक यहाँ ये बात भी उठाता है कि नदियों को बहन कितनों ने माना है। लगभग तो सभी ने या तो माता कहा है, लेकिन बहन, बेटी और इन तमाम रूपों की चर्चा तो कभी किसी ने की ही नहीं। तो लेखक कहता है अगर हम इनको बहन भी माने तो कैसा रहेगा। और एक दिन लेखक की यही भावना मानने की हुई। तो लेखक बताता है कि तिब्बत की बात है। तिब्बत में एक जगह है थोलिंग। तो वहाँ उनका मन थोड़ा परेशान हुआ, तबीयत उनको अजीब सी लग रही थी, तो वो जाकर सतलुज नदी के किनारे बैठ गए। दोपहर का समय था। उन्होंने पैर पानी में लटकाए। थोड़ी ही देर में उस बहते जल ने पूरे शरीर और मन को ताज़ा कर दिया। आप भी जब गर्मी में एकदम पसीने से तरबतर परेशान होकर आते हैं तो आपका क्या मन करता है कि मैं जल्दी से नहा लूँ, ठंडा ठंडा पानी सा मिल जाए नहाने के लिए, या पीने के लिए ठंडा ठंडा सा पानी मिल जाए, और नदी में अगर डुबकी मारने का मज़ा आ जाए। जैसे हरिद्वार ऋषिकेश में आप लोग जाते हैं कभी और नहाते हैं, कितना शीतल और ठंडा जल होता है कि उसमें एक डुबकी मारते ही शरीर कितना हल्का होता है। एकदम ऐसा लगता है कि जैसे सारी थकान उतर गई। तो नदियाँ हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें उसकी हमेशा सेवा और रक्षा करनी चाहिए। तो आइए, गद्यांश आपने समझ लिया होगा, काका कालेलकर को भी जान लिया कि वो कौन थे, और नदियों को लेखक ने इस गद्यांश में किन किन भावनाओं के तहत उनको माना है। प्रेयसी भी माना है, बहन भी माना है, माता भी माना है, बेटियों के रूप में भी माना है, और नदियों का महत्व भी बताया है जो हिमालय की बेटियां हैं। तो आइए पढ़ते हैं पहले प्रश्न की
तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, किसने नदियों को लोक माता कहा है? बड़ा आसान सा उत्तर है कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। और हमारा दूसरा प्रश्न है, माता से पहले लेखक नदियों को और किन किन रूपों में देखता है? तो उत्तर हमारा है बच्चों, माता से पहले लेखक नदियों को बेटियों, प्रेयसी, बहन आदि के रूप में देखता है। अब तीसरा प्रश्न है हमारा, थोलिंग कहाँ है? थोलिंग हमारा तिब्बत में है। तो 3 प्रश्नों के उत्तर हमने जाने बच्चों। तो आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो चौथा प्रश्न हमारा है कि लेखक ने अपनी तबीयत ढीली होने पर क्या किया? तो लेखक ने तबीयत अपनी ढीली होने पर दोपहर के समय सतलुज के किनारे बैठकर उसमें पैर पानी में लटका दिए। उसके शीतल जल से लेखक का मन और तन तरोताज़ा हो गया, यानी सारी थकान उतर गई। तो तबीयत ढीली होने पर लेखक ने सतलुज के किनारे, नदी के किनारे बैठकर पानी में पैर डालकर एक शांति ली, यानी कि अपने मन तन को निर्मल कर दिया। तो आइए बढ़ते हैं हम 5वें प्रश्न की तरफ। हमारा 5वां प्रश्न है प्यारे बच्चों कि नदी को उल्टा करने पर दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए, यानी कि ऐसा शब्द बने जिसका कोई अर्थ होता है। धारा को उल्टा करेंगे तो राधा, नव को मतलब नया का उल्टा करेंगे वन यानी जंगल जहाँ पेड़ होते हैं, राम को उल्टा करेंगे तो मरा, राही को उल्टा करेंगे तो हीरा, गल को उल्टा करेंगे तो लग यानी जैसे कहते हैं हम गले लगना, मत को उल्टा करेंगे तम तो तम का मतलब होता है अंधेरा, ताल मतलब तालाब, उल्टा करेंगे लता यानी पेड़ की लता, टहनी मन का नम, पक्का कप, मामा का मामा ही कर दीजिए। तो आपने शब्दों को उल्टा करके भी शब्द बनाए जिनका अर्थ होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको आज की हमारी वर्कशीट समझ आ गई होगी।